हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग एक फिजिक्स का एक नया सीरीज़ लेकर आ रहे हैं फॉर बोर्ड एंड नीट एग्ज़ाम। और यहाँ पे क्योंकि जेई मेन का आप ज़्यादा कोई ऐसा लेवल नहीं रहा जिससे आप लोग परेशान हों, तो जेई मेन भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, है ना। ये प्लस जेई मेन भी आप यहाँ कवर कर सकते हैं, जेई मेन भी आप यहाँ कवर कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा काम कर सकते हैं कि चलिए इसके लिए भी और पीछे जो यहाँ बोर्ड और नीट के लिए भी हम लोग काम करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बातें इसमें। पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोशन इन प्लेन। बच्चों, मोशन इन प्लेन का मतलब होता है जहाँ पे एक्स और वाई एटलीस्ट दो एक्सिस आपका लगातार चेंज होता रहे। एक्स चेंज हो रहा है या वाई चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है। अगर एक्स वाई दोनों लगातार चेंज होते नज़र आ रहे हैं तो आप बोल देते हैं मोशन इन प्लेन। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है ना, उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है कि हम प्रोजेक्टाइल बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। मोशन इन प्लेन में जनरली कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको आपको पहले पढ़ना होगा, जैसे गैलीलियो का स्टेटमेंट। गैलीलियो ने क्या बोला उसके बारे में आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात मैं इस बैच के बारे में बता दूं आपको। ये बच्चों आरंभ बैच है जो कि स्पेशली क्लास 11th के सिलेबस के लिए डिज़ाइंड है ना। अगर आप क्लास 11th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, 12th पास करके आईआईटी की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दो क्लास के बच्चे इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चा जो 12th में है जिसको इस साल आईआईटी या मेडिकल का पेपर देना है, वो भी बच्चा इस चीज़ को देख सकता है, इस लेक्चर को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन प्लेन, जैसा कि हमने बताया, प्लेन मोशन का मतलब होता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट जब इस तरह का ऐसे फेंक दिया जाए किसी एंगल पे, थीटा पे, तो ये किस तरह का मोशन कर सकता है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं जनरली ऑब्लिक प्रोजेक्शन, यानी कि ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने परिवर्तन को देगा। यानी कि जो वेलोसिटी होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दोनों एक्सिस पे आपको मिलेगा। क्लियर है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन प्लेन। नाउ टुडेज टॉपिक हमारा क्या है भैया, इंट्रोडक्शन हमें देना है और प्रोजेक्शन के टाइप्स बताने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है। गैलीलियो ने बोला कि अगर आपके पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बोला मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक वाई एक्सिस पे चल रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में। आप अगर सोचेंगे तो भाई वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह है कि भाई एक फोर्स मान लो वाई एक्सिस पे लग रहा है, एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी गैलीलियो को स्टेटमेंट को हम समझ रहे हैं, एक फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है, एक फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है। तो वाई एक्सिस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो एक्स एक्सिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये दोनों बेसिकली कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क, या इसको हिंदी में बोलेंगे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है, ये वाला डिटेल, ये किस पे कितना काम कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस पे फोर्स लगा, एक्स एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, दोनों के बीच में एंगल, अगर किसी ने पूछा भाई दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया देखो, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो अगर वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो डिस्प्लेस फोर्स एफ डॉट डी एक्स होता है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस जब लिखने जाएंगे तो ये आएगा एफ एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री, एफ एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। तो बच्चा ये वर्क डन क्या मिला, एफ एक्स इंटू डी एक्स मिला। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव वर्क डन हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला गैलीलियो ने क्या स्टेटमेंट दिया है, गैलीलियो ने बोला है कि जो
डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स एक्सिस पे हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को या इस मोशन को वाई एक्सिस पे लगने वाला फोर्स कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। कैसे नहीं क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे की बात आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी बाहरी फोर्स से, किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी बाहरी फोर्स से, तो उस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होगा, उस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होगा वो बराबर होगा वर्क डन के। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम गैलीलियो ने कहा कि भाई देखो, तो जो तुम डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे दे रहे हो उसकी वजह से जो ये कार्य हो रहा है ना, ये अनडिफेक्टेड होगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा इस वाले फोर्स की वजह से। यानी कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका कोई असर नहीं होने वाला है एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वर्क डन बाई, यहां पे लिखेंगे हम लोग वर्क डन बाई एफ वाई एलॉन्ग, वर्क डन बाई एफ वाई एलॉन्ग, वर्क डन बाई एफ वाई एलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर लिखें तो इसका मतलब हमें क्या निकल के आने वाला भैया, वर्क डन एलॉन्ग एक्स एक्सिस किस फोर्स की वजह से भैया, एफ वाई पे जो फोर्स लग रहा है जो कि 90 डिग्री पे है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो वर्क डन एलॉन्ग एक्स एक्सिस बाई एफ वाई या वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे भैया एफ वाई इंटू डी एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी, 90 डिग्री है, आप देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा एफ वाई इंटू डी एक्स कॉस 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं वर्क डन जो कि डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, और फोर्स लगा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इन दोनों की वजह से इस डिस्प्लेसमेंट का इस फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो एफ वाई है, वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू एफ वाई, ये बराबर आएगा हमारा 0 आएगा बच्चा। क्या आएगा? 0 आएगा। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया तोड़ मरोड़ के। क्लियर है? यानी कि अगर किसी वस्तु पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किसी वस्तु पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे अगर फोर्स लगेगा तो इस वाई एक्सिस पे लगने वाले फोर्स का कोई भी असर एक्स एक्सिस पे चलने वाले ऑब्जेक्ट पर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई एफ वाई विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट गैलीलियो का है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। या इन्होंने इस चीज़ को दूसरे शब्द में क्या बोला है? दूसरे शब्द में बोला है कि भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए तुमने बोला कि यार डिस्प्लेसमेंट हम एक्स एक्सिस पे कर दे रहे हैं और एक डिस्प्लेसमेंट हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना, और इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया है, वाई एक्सिस पे एक फोर्स लगाया है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना है? 90 डिग्री। तो क्या इस वाई एक्सिस पे लगने वाले फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट पर कोई इफेक्ट होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसमें और आप एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम करते हैं, एक बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along the direction making 37 degree with positive x axis, find x and y displacement of particle at t is equals to 2 सेकेंड। क्या बोला बच्चों? कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 37 डिग्री बनाता हुआ एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो आपको इसने पूछा है कि
2 सेकेंड बाद आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आफ्टर 2 सेकेंड तो कितना चलेगा ये ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस 37 डिग्री बनाता हुआ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। बेसिक चीज़ है, वेक्टर का रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए, रिजॉल्व करना आना चाहिए। और ये जो 37 डिग्री है इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा रट के रखें, जो कि काफ़ी काम आने वाला है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, इसके सामने जो आर्म होगा वो 3 यूनिट का होगा, और ये हो जाएगा 53 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो 53 के सामने 4 यूनिट का आर्म बनेगा और 90 के सामने 5 यूनिट का आर्म बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आपको रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए जब भी आप ऐसे सवाल लगाने जाएं। ठीक है, चलिए तो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। बच्चों हम ना x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इस वेलोसिटी का निकालने वाले हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो हम कहेंगे भैया x कंपोनेंट निकाल लो। आपको पता है x कंपोनेंट अगर निकालना हो तो ux बोला जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू u cos 37 डिग्री। एंड इसका y कंपोनेंट निकालना है तो आप बोलेंगे ये y कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू होती है u sin 37 डिग्री। अच्छा, cos 37 और sin 37 की वैल्यू कौन देगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल देगा। देखिए cos, यहाँ पे खड़े हो जाइए तो आपको दिखाई देगा आपके बगल वाला एंगल क्या है 37 डिग्री। आपके सामने क्या दिखाई देगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। cos 37 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? cos 37, cos बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो ये cos 37 की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। सिमिलरली sin 37 की वैल्यू अगर हमें लिखना हो तो sin 37 बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये बात समझ में आ रहा होगा तो आगे प्रोसीड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है उसको लिख लेते हैं। u की वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 cos 37 की वैल्यू 4/5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्स कंपोनेंट मिल गया। y कंपोनेंट देख लीजिए, y कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? uy बराबर, u की वैल्यू फिर से रखेंगे 10, sin 37 की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, मिल गया हमको। तो ये आएगा 2 और ये आ गया बेटा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने डायग्राम के हेल्प से निकाल लिया। क्लियर है? समझ में आया इतना? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। x एक्सिस पे कितना होगा, y एक्सिस पे कितना होगा। क्या इस सवाल में, ध्यान दीजिएगा, क्या इस सवाल में एक्सेलरेशन का जिक्र हुआ है? नहीं। तो हम क्या समझेंगे? दिस इज ए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो, जिसमें वेलोसिटी का कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी v बराबर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को dx मान लेंगे x एक्सिस पे, वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको देखेंगे, dx बराबर हो जाएगा vx इंटू टी, और vx की वैल्यू ux के टर्म में हमने कैलकुलेट करा है, ये ux इंटू टी आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस कितना आएगा बच्चों? देखिए x एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट आया है 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 16 मीटर हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? x कंपोनेंट हमने डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया, गुड। और y कंपोनेंट निकाल लें, dy बराबर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? dy बराबर लिखेंगे uy इंटू टाइम। uy की वैल्यू कितना बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। समय कितना दिया है? 2 सेकेंड। तो ये कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। हमको वेक्टर का कंपोनेंट आना चाहिए, हमको ऐसे सवाल में ये वाला पार्ट आना चाहिए, तब हम जाके इस तरह के सवाल कर लेंगे और ज़रूर देखेंगे कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है बेटा? इन एग्जाम्पल 1, इफ द सेम पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन हैव एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा इस बार एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा
एक्सेलरेशन दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है। तो हमने अभी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना सीखा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस है, तो वही काम करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट हमारा आएगा, पहले वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, फिर एक्सेलरेशन को। चलिए हम इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, जो कि हमने पीछे कर लिया है। ये जा रहा है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू दिया है सवाल में, 37 डिग्री दिया है एंगल, है ना। और एक्सेलरेशन को भी ऐसे ही रिजॉल्व करना सीख लेंगे हम फटाफट। ये 53 डिग्री पे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इसका भी वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एंगल कितना बना रहा है, ये 53 डिग्री बना रहा है। हमने अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया, उसको जरूर याद रखें। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है बेटा, और ये 90 डिग्री है। देखिएगा हम थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरूर, है ना। ये आपका बेस है, बेस की वैल्यू 4 होगी, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 यूनिट, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ से साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। गुड, चलिए तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के निकालना सीखेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन में, ax कहलाएगा, और y कंपोनेंट लेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, ay कहलाएगा। ax की वैल्यू क्या आएगी, a cos 53 डिग्री आएगा, और ay की वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगी, y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, देखिए a sin 53 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ay बराबर क्या आ रहा है, a sin 53 डिग्री, ax की वैल्यू क्या है बेटा, a cos 53 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से आप sin 53 की वैल्यू लिख लीजिए, sin 53 का मतलब यहाँ पे खड़े हो जाइए। यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको परपेंडिकुलर क्या नज़र आएगा, ये वाला नज़र आएगा परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ पे हम खड़े हो रहे थे तो हमको कुछ और बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा था, तो 53 आपको एंगल यहाँ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे कि सामने जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 4 यूनिट है, और जो हाइपोटेनस है 5, ठीक है। तो साइन 53 की वैल्यू बेटा आएगी 4/5, क्लियर है ना। और कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से कॉस 53 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 53 यहाँ बेस हो जाएगा फिर 3 यूनिट, और हाइपोटेनस आएगा 5, तो 3/5 हो जाएगा बेटा। कॉस 53 की वैल्यू 3/5, ठीक है। तो a की वैल्यू दिया हुआ है 10, साइन 53 की वैल्यू आई है 4/5, तो ये आएगा 4/5, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 मीटर, सॉरी 8, एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, गुड, है ना। ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा स्पेस का जगह दिक्कत हो रहा है, अभी बता देते हैं आगे। सो हम लोग को क्या नज़र आया, ए वाई हम देख रहे हैं बच्चों, ए वाई बराबर हमारा आ रहा है a साइन 53 डिग्री आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिक्कत हो रही थी उधर। तो 10 × 4/5 हम करेंगे तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए वाई हो गया बेटा। सिमिलरली ए एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, a cos 53, 10 × 3/5, cos 53 की वैल्यू 3/5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ax की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि ux की वैल्यू आई थी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड आया था बेटा, और y कंपोनेंट हमने देखा था uy बराबर आया था बेटा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। पीछे वाला ही है ये पार्ट, देखिए पीछे u की वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है 37 डिग्री पे, इसी सवाल में एक्सेलरेशन दे दिया है 53 डिग्री से जा रहा है, ठीक है। सवाल वही है, बस थोड़ा सा इसमें ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन दे दिया है ना। करना वही काम है जो पीछे हमने करा है।
अब लेकिन यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आपके लिए सही होगा? इनिशियल वेलोसिटी पता है, समय आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप फटाफट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहाँ रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिख देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस सवाल में यही इक्वेशन लगना है। तो x एक्सिस पर along x एक्सिस हम देख रहे हैं कैलकुलेशन along x एक्सिस, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे x एक्सिस की तरफ। along x एक्सिस एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ 8 मीटर पर सेकंड है और समय दिया है 2 सेकंड, प्लस हाफ करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है x एक्सिस की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 इंटू समय की वैल्यू 2 स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा, यहाँ आएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 12 ये बराबर हो जाएगा बेटा 28। कितना आएगा? 28 मीटर। तो dx की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस कितना है? 28 मीटर है। along y एक्सिस देखेंगे, along y एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। y डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? y एक्सिस की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो हो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरु जी। तो क्या करेंगे हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है y एक्सिस की तरफ, एक्सेलरेशन है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लिखेंगे 6 इंटू समय दिया है 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस पे क्या है बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इंटू 8 करेंगे और समय दिया है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से एक 2 से 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16 ये आएगा बेटा 16, और ये 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। इसको अभी भी आप ऐड करेंगे, अभी भी ये 28 आ रहा है, 28 मीटर। तो y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है? 28 मीटर। और x एक्सिस पे भी कितना आपको डिस्प्लेसमेंट मिला है? 28 मीटर। तो फाइंड x एंड y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। इतना आप दिमाग लगाएंगे तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बड़े आराम से आएगा। ठीक है, तो बहुत कोर कॉन्सेप्ट से ये सवाल बना हुआ है और आपके समझने योग्य बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है बहुत टफ सवाल है। बेसिक आपको कंपोनेंट निकाल लेना है x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का। क्लियर है? और उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और y एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस डायरेक्शन में निकालना, रफ्तार अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग निकालना, यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है ना। और क्या निकालना है? अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ रही है कि कैसे पार्टिकल x एक्सिस पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x एक्सिस पे, वेलोसिटी क्या होगा x एक्सिस पे, एक्सेलरेशन क्या होगा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको निकालना आना चाहिए। ये जब 2 बातें मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना और इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करना आप जान जाते हैं, तो आपके लिए ये जो चैप्टर प्रोजेक्टाइल है या मोशन इन प्लेन है, ये बहुत आसान हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और साथ अभी जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा कि यार x एक्सिस पे अगर हमको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और y एक्सिस पे x डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना आ रहा है, तो आप बड़े आराम से प्रोजेक्टाइल को हर एक सवाल भी समझ सकते हैं, इसका कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले 2 बेसिक सवाल करवाए, ऐसे जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, इसको हम पहले एक एंगल से ऐसे फेंक दिए, देखिएगा ध्यान से, एक एंगल से फेंक रहे हैं, तो दिस इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और हमने क्या किया ना, इसको ऐसे धकेल दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे धकेल दिया, ऐसे धकेल लें, तो दिस इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजेंटल ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस की तरफ दे रहे हैं, मान लो इसको एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल मान लो, ठीक है, और ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देते हैं। क्लियर है, समझ में आया इतना बात? आगे देखते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये मछली बड़ी मस्त कर रही है, मछली है, समुद्र है, डॉल्फिन मछली को ऐसे लोग आजकल यूट्यूब पे बड़े वीडियोज वायरल होते हैं इन सब के, देखो कितना बढ़िया काम कर रही है, आपको सिखा रही है कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एक बॉल आप फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, थोड़ी देर बाद जहाँ से फेंक रहे हैं वहीं पे आके गिर जा रहा है, या एक जगह से फेंक रहे हैं, एक छत से दूसरे छत पे चला जा रहा है, नीचे से छत पे फेंक दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के, ठीक है ना। आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। जब हॉरिजेंटल देखिएगा, जब हॉरिजेंटल से ये मछली कुछ ऐसे एंगल बनाते हुए निकल रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है मछली का कुछ इस तरह का है, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना। और ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, ठीक है, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा एंगल यहाँ हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डन है। और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसे बोलेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, जो कि जस्ट फेंकते समय वेलोसिटी रही होगी, है ना। और जहाँ से मछली निकल रही है, और जहाँ पहुँच रही है ना, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जान सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ग्राउंड पे जहाँ पे गिरेगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है ना। ए से बी के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेंज। इसे क्या कहेंगे हम आगे, रेंज कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, रेंज। और ये जो पाथ है, दिस पाथ इज नोन एज पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया कुछ कुछ, क्लियर है। और ये मैक्सिमम कितना हवा में, कितना ऊंचाई पर मछली गई थी, इसे बोलते हैं बेटा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम हाइट। और कितनी देर मछली कितनी देर हवा में रही, फिर से बोल रहा हूँ, मछली कितनी देर हवा में रही, यानी कि पानी से हवा में जब जा रही है तो कितनी देर के लिए हवा में रह रही है, वो समय हमारा क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप आपको ये टर्म याद हो गए होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने देर के लिए ऑब्जेक्ट हवा में रहता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जितना हॉरिजेंटल से एंगल बनाते हुए आपने फेंका है। रेंज क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हॉरिजेंटल डिस्टेंस या हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, उसे हम बोलेंगे क्या, या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग बोल देते हैं रेंज। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, तो ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी रेंज। क्लियर है ना। एच मैक्स क्या होता है, ये मछली जो यहाँ से निकल रही थी
वो मैक्सिमम हाइट पे कितना गई है, पानी से मैक्सिमम ऊंचाई पर कितना गई है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना। और इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्या, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल, है ना। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल देखिए, मछली फिर से शुरू हो गई कूदना, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल प्लेन ऐसे जा रहा है, यहाँ से एक पैकेट छूट रहा है, तो प्लेन के साथ पहले कुछ दूर पैकेट चलेगा सेम वेलोसिटी से, फिर धीरे धीरे देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ना। ये देखिए वर्टिकल जो वेलोसिटी इसको मिला, हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी मिला है, एक तीर अभी जो ये आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये तीर जो यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तीर है ना, ये क्या है, एक फिक्स है, इसका लेंथ अगर देखेंगे ध्यान से तो उसका लेंथ फिक्स आ रहा है। लेकिन ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तीर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे हमने 0 दिया था। जो भी वेलोसिटी दिया है प्लेन ने ऑब्जेक्ट को, जो भी वेलोसिटी दिया है एक्स एक्सिस पे दिया है u0 मान लीजिए, ठीक है ना। जो भी वेलोसिटी प्लेन ने दिया है शुरू में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिया, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 है, यानी कि वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के केस में क्या है बेटा, 0 रहेगा। ये बात दिमाग में रहे। और धीरे धीरे इस वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये जो एनिमेशन है इसके थ्रू आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगा ये चीज़। आई होप आपको ये थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। धरती माता इस पैकेट को, जो भी ये प्लेन छोड़ रहा है, पैकेट या बॉल या बॉक्स या जो भी पैकेट छोड़ रहा होगा, उस पैकेट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। क्लियर है ना। प्लेन तो चल रहा था, वाई एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे चल रहा था, तो ऑब्जेक्ट को पहले स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी इसको मिला उसी से वो एक्स की तरफ बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसीलिए देखिए इसका जो लंबाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वेक्टर का, जो तीर बना है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ होगा, ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, और उसके बाद में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम शुरू में फेंकते हैं, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दिख गया होगा, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। आगे हम बस इन्हीं को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया होगा मुझे लगता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। क्लियर है। अगर इतना आपका क्लियर है तो आगे कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना हमें। देखिए ये क्या हो रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, तोप रखा हुआ है, या एक बच्चा इस बॉल को यहाँ से फेंक रहा है ना। ध्यान देंगे तो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जब प्लेन ऐसे जा रहा था, एक पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप कर रहा है, तो नीचे जैसे जैसे आ रहा है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। इस डायग्राम में ये आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि धीरे धीरे देखिए टाइम जब 0 यहाँ टाइमर चल रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चल रही है, एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी मिला वो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए थोड़ी देर आप, फिर मैं बोलूँगा। डायग्राम देख के बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे बच्चों के, ठीक है। ये देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट स्पीड बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी इनिशियल है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है ये चेंज होता जा रहा है, तो इसे वेरिएबल बोलेंगे। ये वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ठीक है ना। ध्यान दीजिए पहले,
ठीक है, पहले देखिए जब फेंका जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, फिर घटते घटते जीरो हो रहा है, फिर माइनस में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको प्रोजेक्टाइल समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ी सी बात, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे हम आ जाते हैं। ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, हॉरिजेंटली एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी को आप ऐसे फेंक दे रहे हैं, है ना, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए यू से फेंकें, थीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी मस्ट बी ग्रेटर देन, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन, इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, एंड लेस देन 90 डिग्री। थीटा का ये रेंज यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर ये वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसे हम बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे भैया? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये 110% समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये देखिए एक तोप है, तोप से एक आदमी को उछाला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये आदमी ध्यान देंगे तो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। एक टाइम ऐसा आया जब एकदम सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया है धरती से, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग एच मैक्स, ठीक है। और जहाँ से पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन से लेके ये जहाँ गिर रहा है, यहाँ पे गिरेगा ये, यहाँ पे आपको दिख रहा है आता हुआ, ठीक है। तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि हमने पीछे देखा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या है भैया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आया, एच मैक्स समझ में आया। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, से हम रेंज बोलेंगे। रेंज के ये एग्जांपल समझ में आ गया क्या क्या है, कैसे है। और जितने देर ये आदमी हवा में है ना, टाइम इन विच द मैन इज इन एयर, जितने समय तक ये आदमी जो कि तोप से फेंका गया है हवा में रहेगा, इस समय को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने देर के लिए ये आदमी हवा में है, इस समय को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। रट लीजिए, दिमाग में आ जाए, कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बड़ा, ये आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में आपको ये बहुत बड़ा एक सवाल का जवाब देने वाला ये डायग्राम है। देखिएगा, कभी कभी सवाल में पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया, ऑब्लिक प्रोजेक्शन कर दिया, तो हम कितनी रफ्तार से भागें ताकि हमारे हाथ में फिर से वो ऑब्जेक्ट आ जाए। या एक बॉल को हमने ऐसे फेंका तो हम कितनी रफ्तार से भागेंगे ताकि हमारे हाथ में ही बॉल आए। तो आंसर क्या होगा? बेसिक आंसर है इसका, जो इनिशियल कंपोनेंट होगा ऑब्जेक्ट का जिसको आपने फेंका है, इनिशियल कंपोनेंट जो होगा ऑब्जेक्ट का जिसको आपने हवा में फेंका है, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उतनी रफ्तार से अगर ये गाड़ी जाएगी तो ये देखिए, ये गाड़ी की जनरली मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये यू वेलोसिटी से भेज रहा है, यहाँ से इसने एंगल बनाया थीटा, तो इस बॉल का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? यू एक्स कॉस थीटा आएगा। तो ये गाड़ी की रफ्तार कितनी है? बेसिकली यू एक्स कॉस थीटा है। भविष्य का अच्छा सवाल इस पर आपको मिलेगा भविष्य में, इसका मैंने जवाब यहीं पे आपको क्लियर कर दिया। आगे तो भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। कितनी रफ्तार से ट्रक चलना चाहिए ताकि फिर से वो उसी जहाँ से फेंका गया था उसी के पास आ जाए। तो रफ्तार याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जितना होगा उतनी ही रफ्तार से
आपको भागना पड़ेगा बॉल को कैच करने के लिए, या इस ट्रक को जहाँ से फेंक रहे हो उसी पे आके ये बॉल गिरे, इसके लिए u cos थीटा से ये u cos थीटा से x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी u cos थीटा से आप अपने ट्रक को भगाएंगे, या खुद बॉल फेंक के हवा में अगर उसको कैच करना हो तो जितना बॉल का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का x डायरेक्शन में, उतने ही वेलोसिटी से आपको x डायरेक्शन में भागना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भैया, जो हम ये जो मोशन है सबसे पहले देख लीजिए कि भैया किसको आप बोलेंगे टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, है ना। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल आप किसको बोलेंगे? तो देखिए ये जो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये जनरली इन्हीं दो कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ये वाला, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल करवा रहा है, इसे बोलते हैं फ्री फॉल। क्या है ये? फ्री फॉल है। आप इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे आके गिर रहा है, ये भी अपने आप में ऐसे बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल। ये ऐसे फेंक दिए एक डायरेक्शन में ऐसे, है ना, एक हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता हुआ फेंक दिया है। अब देखिए इसमें अगर ये ऐसे 90 से फेंका होता तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं होता, लेकिन ये लिटरली अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री से नहीं फेंक रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री से नहीं फेंक रहा है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसको आप प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमको जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो ये 3 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। बात नंबर 1, वी शैल कंसीडर ओनली ट्रेजेक्टरीज दैट आर सफिशिएंटली शॉर्ट रेंज सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कंसीडर्ड कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसका अपने आप में बड़ा मतलब बड़ी अच्छी बात है। यानी कि जो आप प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं, प्रोजेक्शन करने वाले हैं, उसमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कम किताबों में लिखा हुआ मिलेगा एग्जेप्शन, लेकिन जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ से। इसके पीछे का जवाब आपको मिलेगा कहाँ? ग्रेविटेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाएगा ये h तो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होकर वेरिएबल एक्सेलरेशन मिलेगा। और जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे यहाँ आगे, जो भी फार्मूला पढ़ेंगे या किसी किताब में पढ़ेंगे, उसका कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि भैया शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए ही फार्मूला और कॉन्सेप्ट ये वैलिड है जो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑल इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल बी इग्नोर्ड। जब भी हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जनरली जब भी हम प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे या पढ़ेंगे, तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलेंगे। एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है? फिनिश कर देना है, दिमाग से हटा देना है कि भैया एयर रेजिस्टेंस नाम का भी कोई चीज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ इज एज्यूम टू बी फ्लैट। भैया फ्लैट मानना एकदम, हाँ, नहीं तो दिमाग चकराने लगेगा। तो 3 टू जो बात यहाँ पे है ना, उसको एकदम दिमाग में आप रख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा अगर ये बेसिक चीज़ आपको पता है। कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरा टॉपिक आपका स्मूथली चलेगा। और जिन बच्चों को ये बात पता चल गई, जो भी स्टार्टिंग में हमने बताया, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया रियलिटी में प्रोजेक्टाइल, अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको 110% प्रोजेक्टाइल की आधी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो आप जानते हो ही, या किसी किताब से देख ही सकते हो फार्मूला, लेकिन ये सारी बात जनरली बुक्स में नहीं समझ में आती होती नहीं, या बुक्स में इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं होता, जो भी आप सीख गए हो इतना। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके लिए निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं फटाफट, है ना। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से फेंक दिया, और इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा है, ठीक है ना। u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के पास 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। एक x कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट आएगा ux, जिसकी वैल्यू क्या होनी है? u cos थीटा होनी है।
क्या होना भैया, u cos थीटा। एक वेक्टर को दो पार्ट में आपको तोड़ना है, एक इस डायरेक्शन में जहाँ से थीटा बन रहा है, एक इसके परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नाम क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पाथ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। इसे हम क्या लिखेंगे, अगर ये u cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, u sin थीटा हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, भाई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो ना, एक बॉल फेंको, एक पत्थर फेंको, एक कागज, कुछ भी फेंक दो, सबका मास कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। तो मास होगा। अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आगे हम टू बॉल थ्योरी से भी इसको समझ सकते हैं। टू बॉल थ्योरी कि एक बॉल को अगर हम यू वाई वेलोसिटी से y एक्सिस पे फेंक दें और एक बॉल को हम अगर यू एक्स वेलोसिटी से x एक्सिस पे फेंक दें, है ना, तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्टेंट मोशन होगा ये होगा, ठीक है। अगर एक बॉल को हम ux से x एक्सिस पे फेंक दें, एक बॉल को uy वेलोसिटी से y एक्सिस पे फेंक दें या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फेंक दें, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोशन का कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, सेम बॉल का हमने क्लोन बनाया है, सेम मास का हमने आइडेंटिकल बॉल बनाया है, तो धरती माता क्या करेंगी भैया, इस बॉल को नीचे खींचेंगी mg से। ध्यान दीजिएगा, mg से खींचेंगी तो गैलीलियो का नियम याद रखिए, ये x एक्सिस पे जा रहा है, फोर्स y एक्सिस पे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और इनके बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक वेक्टर y ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। क्या डिग्री का, 180 डिग्री का। और ये x एक्सिस पे जो जा रहा है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट चल रहा है और धरती माता खींच किधर रही है, नीचे खींच रही हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, कितना 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 90 डिग्री एंगल बना। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन x एक्सिस, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन y एक्सिस, ये पहले आप कैलकुलेट करो। 90 डिग्री का एंगल है x एक्सिस की तरफ, 180 का है y एक्सिस की तरफ। तो y एक्सिस पे जो वर्क डन आएगा, सबसे पहले ये निकालो, वर्क डन अलोंग y एक्सिस बाई mg। तो आप लिखेंगे mg इंटू वाई एक्सिस पे मान लो डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है, लिखेंगे cos 180 डिग्री। ये तो समझ में आया, cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस mgy हो जाएगा। ये वर्क डन अलोंग वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग y एक्सिस आपने निकाल लिया। यहाँ तक बात समझ में आया। वर्क डन अलोंग y एक्सिस निकाल लिया, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका वर्क डन। अब वर्क डन अलोंग x एक्सिस जरा निकालिए, वर्क डन अलोंग x एक्सिस निकालिए, तो mg इंटू एक्स कंपोनेंट, मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट हो गया t टाइम में, cos 90 डिग्री। तो ये वर्क डन क्या है भैया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है, तो ये क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो वर्क डन अलोंग x एक्सिस और वर्क डन अलोंग y एक्सिस, वर्क डन अलोंग x एक्सिस बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, नेगेटिव में आया, माइनस mgy आया। इसी को आगे अगर y बराबर h मान लेंगे तो माइनस mgh आएगा, जो कि आगे चल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनता है। क्या बनता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनता है। x एक्सिस पे कितना वर्क डन हुआ, 0 हुआ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई काम नहीं, अगर किसी फोर्स का किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम बोल देते हैं जनरली टू बॉल थ्योरी। एक्स एक्सिस पे एक फेंकता है और एक वाई एक्सिस पे जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस पे वर्क करता है लेकिन एक्स एक्सिस पे 0 होता है। इस वजह से जो ये वाला कंपोनेंट होता है बेटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, जो हमने पीछे रॉकेट में देखा था कि एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट आ रहा था, उसके पीछे की वजह यही थी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया भी था आपको। और ये वैल्यू हमारा क्या होता है, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे क्या होती है, ये वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल होता है।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो दो 10 सेकेंड का काम है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे के बाद डिस्कस कर देते हैं आपसे, फटाफट डिस्कस करते हैं, क्या हर्ज है ना। देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को आप ui वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ui से। धरती माता नीचे खींच रही है mg से, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भैया, अगर फोर्स mg लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, मास से डिवाइड कर देंगे। मास, फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, g आएगा। डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका है ui वेलोसिटी से। धरती माता इसको नीचे खींच रही हैं, मोशन ऊपर हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट चलते चलते मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपने बोल दिया मैक्सिमम हाइट बेटा, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होना। आप बोल रहे हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं मैक्सिमम हाइट पे गया फिर वहाँ रुका तभी तो नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम ऑफ एसेंड निकालेंगे। भाई चढ़ने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लग रहा है, इसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंड, ठीक है, TL बोलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिखेंगे भैया Vy बराबर ui प्लस ay इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको ui पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, -g रखेंगे। तो इक्वेशन क्या हुआ, ui ये 0 आएगा, ui माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू TA बराबर ui हो जाएगा बेटा। तो हवा में चलने में जो समय लग रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लग रहा है, ये हो रहा है TA बराबर ui डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बेटा, आपका g आ रहा है। तो टाइम ऑफ एसेंट आपको पता चल गया, और जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आपके फिर से जिस पॉइंट से आपने फेंका था उस पॉइंट तक आने में भी उतना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी यहीं से आप चाहो तो इक्वेशन लगा लो। तो टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से कहेंगे भैया इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होती है। तो जहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ से फेंका है वहाँ तक पहुँचेगा जब ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी जितना आपने फेंका है, जिस वेलोसिटी से आपने वाई डायरेक्शन में फेंका था या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, वही वेलोसिटी ये सेम हाइट पे गेन कर लेगा। अभी एक डायग्राम बता देते हैं, उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, Vy हो जाएगी, Uy हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। और ये टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो जाएगा बेटा टाइम ऑफ एसेंट के। इतनी बात समझ में आई, जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल जाने में और आने में जो समय लगता है उसे हम लोग बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा TA प्लस TB हो जाएगा बेटा। TA बराबर TB है, हमने देखा अभी TA बराबर TB नहीं होगा TD होगा बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट है। ये TA बराबर TB हो जाएगा, ये TD हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा ट्वाइस ऑफ TA। TA की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, Ui बाई जी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 इंटू Ui बाई जी आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा कि क्यों हमारा एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और वाई एक्सिस पे वेरिएबल होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे लगातार काम होता है। जहाँ लगातार काम होगा, जहाँ वर्क डन मिलेगा, वहाँ ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी अगर वेलोसिटी घट रहा है। तो वर्क डन, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन क्या मिल रहा है उस कंडीशन में, पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स क्या करता है, मोशन को सपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर हमने थीटा डिग्री पे ऑब्जेक्ट को फेंका, अब इसको ज़रा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हमने थीटा डिग्री से एक यू वाई डायरेक्शन में, मतलब थीटा डिग्री से फेंका, तो ये मैक्सिमम हाइट, हमने पीछे देखा है कि मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम कितनी ऊंचाई जा सकता है ग्राउंड से या जहाँ पे लेवल ऑफ प्रोजेक्टाइल है या डॉटम लाइन से। तो एच मैक्स ये हमारा क्या है भैया, एच मैक्स। क्या है, एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब आपको पीछे हमने बताया है टाइम ऑफ एसेंट के समय निकालते हुए कि भैया यू वाई वेलोसिटी से आपने फेंका और फाइनली जब मैक्सिमम हाइट मिलेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एच मैक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो यहाँ से यहाँ तक जाना यानी कि मैक्सिमम हाइट को कवर करना, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, यू वाई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, धरती माता किधर खींच रही हैं इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, रुक जाओ जरा मैं इसको लिख दो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, या वर्टिकल जो भी डिस्टेंस हाइट कवर होगा उसको एच मानेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अगर एच की जगह एच मैक्स रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा लिखेंगे हम, ये 0 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाइट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करते हैं। ए वाई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी हो जाएगा। सो माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, माइनस 2g एच मैक्स लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, है ना। सो एच मैक्स बराबर क्या आएगा बच्चों, गुरुजी यू वाई डिवाइडेड बाई 2g आएगा, यू वाई डिवाइडेड बाई 2g आएगा। ये एच मैक्स की वैल्यू हो गई। यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा है। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा है। आई होप आपको एच मैक्स निकालना समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट एच मैक्स। तो हमने पीछे अभी टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, टी की वैल्यू क्या आई है, 2u/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने मैक्सिमम हाइट देखा, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट देखा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, एच मैक्स की वैल्यू u/² डिवाइडेड बाई 2g आया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमने ये दो कैलकुलेशन कर लिए हैं, जो इसका बेसिक वैल्यू ये आ रहा है। इसको आप लिखना चाहें अगर u cos थीटा, ऐसे u sin थीटा बाई जी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ux और uy के टर्म में हमेशा सारे वैल्यूज़ को रखें और याद रखें, अपने कॉपी में भी जनरली लिखने की यही कोशिश करें। ये आप जानिए, ये जानना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होगा, ux और uy के टर्म में चीज़ों को कैलकुलेट करना। क्यों, उसका वजह जो है ना, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल से देता है, कभी कभी वर्टिकल से दे देता है। तो अगर ये सिंपल फार्मूला आपको याद रहेगा तो अपने आप आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हॉरिजेंटल रेंज, हाउ वी कैन फाइंड आउट हॉरिजेंटल रेंज। हमने पीछे बताया था कि मछली एक जगह से ऐसे जंप कर रही थी और दूसरी जगह जा रही थी, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल था उसको ए हमने बोला था और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को हमने बी बोला था। हमने बोला था कि जो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज़ नोन एज रेंज। इसे क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा सा बात क्लियर हो गया होगा, और पीछे तो हमने क्लियर कर ही दिया था। यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हमने इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया था ux, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिला था uy मिला था।
और ख़ास ध्यान देने वाली जो बात है इसमें वो ये है कि रेंज बराबर क्या होता है। रेंज बराबर होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ए बी। ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है भैया, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि धरती माता नीचे खींच रही हैं mg से। वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, 0 था। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आया था, 0 आया था। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात हम पीछे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर सिंपल लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ टाइम के टर्म में क्या लिखेंगे, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है ऑब्जेक्ट का। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या मिलेगा भैया, जितनी देर के लिए हवा में ऑब्जेक्ट रहा उस समय को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे भैया, आर बराबर एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सिंपल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, यू एक्स है। कितने टाइम के लिए हवा में रह रहा है, कितने समय के लिए हवा में रह रहा है, कैपिटल टी टाइम के लिए रह रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा यार, वेलोसिटी इनटू टाइम। यही होता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे क्या है भैया, यू एक्स है। टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जब रेंज लिखने जाएंगे। आई होप आपको इतनी बेसिक बात समझ में आ गई होगी। तो रेंज बराबर हमने कैलकुलेट करा है आर बराबर यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम यहाँ रख दें यू एक्स और यू आई के टर्म में, तो ये आएगा 2ux इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2ui/g है, ठीक है ना, समझ में आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देंगे तो इतना आ जाएगा। अब अगर आपको थीटा के टर्म में कैलकुलेट करना है तो थीटा के टर्म में लिख देते हैं, आर बराबर क्या होगा, यू एक्स और यू आई की वैल्यू रख देते हैं। यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा इंटू यू आई की वैल्यू है यू साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों जी, समझ में आया। अब देखो ये u से u मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, u स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, ये रेंज बराबर हमारा आएगा u स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ, आई होप इसको मैं मिटा दूँ, कोई इशू नहीं होगा आपको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो आप जानते ही हैं वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ते हैं या डबल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। सो रेंज बराबर क्या आया बच्चों, यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आया। ये एंगल और इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में हो गया आपका रेंज का फार्मूला। जनरली मैं प्रेफर करूँगा कि आपको ये फार्मूला याद हो, क्योंकि ये याद है तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक और समझेंगे इसमें। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम टी, मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि यार y कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, इनिशियल uy होगा, x कंपोनेंट क्या है ux है, आपने फेंक दिया ऐसे। हमने बोला यार ये बताओ कि t टाइम में ये y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। या हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि नेट वेलोसिटी क्या होगी t टाइम पे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे फेंक दिया है, ठीक है ना, ये u वेलोसिटी से आपने फेंका है। कितने वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे सवाल बहुत पूछते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं।
चलिए ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का वजह आपको समझ में आ जाएगा अभी डायग्राम जब बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें बड़ी क्लियर होनी ज़रूरी है ना। चलिए, हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका है, u वेलोसिटी से फेंका है, एक थीटा एंगल पे फेंका है। हमने अभी इसके एक कंपोनेंट लिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू वाई। मान लीजिए थोड़ी टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, इसकी नेट वेलोसिटी यू नेट इस डायरेक्शन में होगी, है ना। अभी भी इसके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, सॉरी ये एंगल थीटा ना होके कुछ मान लो थीटा से चेंज हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये बच्चों एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। कितना एंगल आया, अल्फा। तो अभी भी यूनिट भी कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वी नेट का एक्स कंपोनेंट, और ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो होती है वही हमेशा वेलोसिटी फिक्स रहती है पूरे प्रोजेक्टाइल में, हर जगह कांस्टेंट होता है। तो वी नेट का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, यू एक्स के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसका वी नेट का y कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा भैया, वी वाई। किसी भी टाइम t पे आप वी वाई निकाल लेंगे, किसी भी हाइट h पे, है ना, तो कितना वैल्यू आएगा इसका। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे थे हवा में, इसको देखिएगा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं हवा में u वाई वेलोसिटी से। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना जरूरी है। एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं हवा में u वाई वेलोसिटी से, आपसे पूछा जा रहा है t टाइम बाद या h हाइट बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी। मैंने कहा यार v वाई होगा। भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर u वाई हम ले रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी हम t टाइम बाद मान लेंगे v वाई h हाइट पे, ठीक है। तो v वाई की वेलोसिटी, धरती माता किधर खींच रही है, इसको नीचे खींच रही हैं, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेड मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई बराबर लिखेंगे किसी टाइम t पे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम t। हाइट के टर्म में निकालना है तो हाइट के टर्म में, जिस टर्म में दिया रहेगा उस टर्म में आप कैलकुलेशन करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है या सवाल पे डिपेंड करता है कि टाइम में दिया हुआ है रिलेशन या हाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो वी वाई बराबर हम लोग लिखेंगे यू वाई, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है भैया, माइनस जी के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। तो किसी भी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल बॉडी की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो इस फार्मूले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, यू वाई इन माइनस जी टी आ गई, ठीक है भैया। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स, वाई डायरेक्शन में वी वाई, जिसकी वैल्यू क्या हमने निकाली, यू वाई माइनस जी टी निकाल ली। गुड सर, अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्स कंपोनेंट इसका यू एक्स है और वाई कंपोनेंट इसका वी वाई है। ये एंगल बना रहा था अल्फा किसी हाइट पे या किसी टाइम टी पे, ठीक है। आपको वी नेट लिखना है। सो वी नेट की वैल्यू आप क्या लिखना पसंद करेंगे, वेक्टर के टर्म में लिखें तो आप लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इंटू आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इंटू जे कैप। अब यही लिखना पसंद करेंगे। अब यू एक्स की वैल्यू क्या है भैया, यू कॉस थीटा है। वी वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे यू एक्स और यू वाई के टर्म में, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी इंटू जे कैप लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी किसी टाइम टी पर या किसी हाइट h पे। हाइट के टर्म में रखना होगा तो क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा लेंगे कि किसी हाइट h पर फाइनल वेलोसिटी क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है। तो वहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको नेट वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में कैसे निकाला गया ये समझ में आ गया होगा। बहुत विशेष तौर पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। वी वी आई है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोजेक्टाइल में यूज हो, ये कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जो किसी और चैप्टर से भी लिंक करके बनाया जा सकता है सवाल। रिजल्टेंट स्पीड एट टाइम टी, ये क्या पढ़ना है भैया हमको, रिजल्टेंट स्पीड।
रिजल्टेंट स्पीड का मतलब नेट स्पीड का नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या होता है वी नेट बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वी नेट, यानी कि रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब आप ले लेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। रिजल्टेंट स्पीड ऑब्जेक्ट का क्या है, और कुछ करना नहीं है, इसको आप क्या करिए इस एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बस वही हमारा रिजल्टेंट स्पीड कहलाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, UI स्क्वायर प्लस माइनस जी टी यू वाई माइनस यू एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आया? नेट वेलोसिटी क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, नेट वेलोसिटी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। नेट वेलोसिटी निकालना आपने सीख गए, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख गए, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं और रिजल्टेंट फॉर ग्राउंड टू द प्रोजेक्टाइल टी की वैल्यू क्या है, इस बच्चे का सवाल। भैया इसने क्या क्या सीखा अभी तक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा, रेंज निकालना सीखा और मैक्सिमम हाइट निकला। और क्या निकला है भैया, हमारा नेट वेलोसिटी निकला है। ये हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं अभी तक जो पढ़े हैं। ये हमारा आया है यू एक्स आई कैप आया है प्लस वी वाई जे कैप आया है। इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स आई प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, ये नेट स्पीड की वैल्यू है, ये वी नेट की वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारा वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा अभी तक हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। एक टॉपिक और है कि किसी हाइट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, देखिएगा ध्यान से, इसमें ये सवाल पूछता है कि फाइंड आउट अल्फ़ा, यानी कि किसी टाइम टी पे जो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू आपको बताना आना चाहिए, है ना। उसकी वैल्यू आपको आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप नेट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू आनी ज़रूरी है। क्लियर है ना? ठीक है। सो आगे देख लेते हैं हाइट। ये मैं बात करने वाला था, ये अल्फ़ा की वैल्यू कि किसी टाइम टी पर हॉरिजॉन्टल से नेट वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले एंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है अल्फ़ा। इसको देख लीजिएगा फटाफट। अगर आपको ये एंगल निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अगर ये आपको एंगल निकालना है तो आप चुपचाप इसको एक यहाँ पे, ओहो, आप यहाँ पे ऐसे क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जो कि इस वी वाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स। tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स आएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि भाई वी नेट हमारा यहाँ था, वी नेट हमारा यहाँ पे है और हम देख रहे हैं कि ये हमारा यू एक्स आ रहा है, ये हमारा एंगल कितना बना, अल्फ़ा एंगल बना, और हम बोल दे रहे हैं कि भैया ये हमारा वी वाई है किसी टाइम पे, है ना। तो अल्फ़ा बराबर, अगर आप यहाँ खड़ा हो जाएंगे, यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या नज़र आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। सो tan अल्फ़ा बराबर लिखेंगे आप मॉड ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स। मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये हम एंगल को पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव एंगल कुछ हमारा है, एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए मॉड लगा दिए। सो अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स मॉड लगा देंगे वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स। वी वाई की वैल्यू आपको पता है, किसी भी टाइम टी पर वी वाई की वैल्यू क्या होगी भैया, यू वाई माइनस जी टी होगी। सो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा हमारा, अल्फ़ा बराबर किसी टाइम टी पे हमारा क्या एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, ये अगर हमको देखना है तो लिखेंगे मॉड ऑफ वी वाई, सॉरी यू वाई माइनस जी टी
डिवाइडेड बाई ux लिखेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको हॉरिजेंटल से कभी भी किसी भी टाइम टी पर नेट वेलोसिटी कितना एंगल बनाता है ये समझ में आया होगा। तो अभी तक जो हमने फार्मूला टोटल डिस्कस करा है, इतना फार्मूला आपसे डिस्कस करा है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आप याद रखने की कोशिश करिए। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कौन सा याद रखने की कोशिश करेंगे, uy² डिवाइडेड बाई 2g याद रखने की कोशिश करेंगे। रेंज का फार्मूला कौन सा याद करने के लिए, याद करना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ये याद करना ज़्यादा अच्छा है। एक ये, एक ये, एक ये, एक वीनेट, एक वीनेट का मैग्नीट्यूड और एक अल्फ़ा। इतनी विशेष बातें आपको याद रहनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल आसान हो जाएगा आपको अभी तक जितना पढ़े हो आप। क्लियर है ना, ये लेक्चर 1 है प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन हम करेंगे, फटाफट देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बोला है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट इंक्लाइंस, इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजेंटल इज 45 डिग्री। अब देखिए ये एंगल अगर आपको पता है, हमने बोला अभी कि भैया अगर अल्फा आपको पता है, ये tan इनवर्स कितना दे रहा है यार, vy बाई ux दे रहा है ना, या tan अल्फा बराबर क्या दे रहा है, tan अल्फा की वैल्यू vy बाई ux दे रहा है। बेटा ध्यान दीजिएगा, फटाफट ये आ जाएगा अभी आपका। अल्फा की वैल्यू उन्होंने सवाल में दिया है, हॉरिजेंटल से किसी टाइम t पर कितना एंगल बना रहा है, ये 45 बना रहा है। सो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, tan अल्फा कितना हो जाएगा, ऐसे सोचो tan अल्फा बराबर होता है 1, तो इसको 1 के बराबर इक्वल कर दीजिए, vy डिवाइडेड बाई ux लिखेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया किसी भी टाइम t पे y एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो ux के बराबर होगी। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ux की वैल्यू क्या है। सवाल में दिया है कि भैया हॉरिजेंटल आपने प्रोजेक्टाइल किया है, मतलब हॉरिजेंटल से 60 डिग्री बनाता हुआ आपने एक प्रोजेक्टाइल किया है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आपने 100 मीटर पर सेकेंड रखा है। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी, ये निकाल लेंगे। फटाफट निकालिए, फटाफट आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए चलिए जल्दी करिए। ये हमारा है u cos थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे, इधर आएगा u sin थीटा, ठीक है ना। सो ux बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है भैया कितना, 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं uy बराबर क्या आएगा, 100 इंटू √3/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 50√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा uy की वैल्यू। क्लियर है ना, uy बराबर 50√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब g की वैल्यू हम नियरली यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए। कितना मान लीजिए भैया, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमको एक रिलेशन आया है यहाँ पे किसी भी टाइम t पर, ये जो सिचुएशन दिया है कि जब 45 बन रहा है तो vy बराबर हो जाएगा ux के। vy की वैल्यू क्या होती है यार, uy माइनस gt इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ux दे रखा है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड टाइम आफ्टर विच, हमको t की वैल्यू निकालनी है। g की वैल्यू पता है, uy की वैल्यू पता है, ux की वैल्यू पता है। क्या टाइम में निकाल सकते हैं यार, अब इसी बातें निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं सर। सो gt इज इक्वल्स टू uy माइनस ux। सो टाइम जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, uy माइनस ux डिवाइडेड बाई g। अब वैल्यूज रख देंगे सबका, तो ये कितना आएगा यार, uy की वैल्यू कितनी है 50√3 और ux की वैल्यू कितनी है यार, ये देखिए ux की वैल्यू है, ux बराबर कितना हमने कैलकुलेट किया है, 50 कैलकुलेट किया है। तो 50√3 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक 0 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा। आंसर क्या आया, 5√3 माइनस 5। समय की वैल्यू कितनी आएगी, 5√3,
t बराबर आया है 5√3 - 5 आया है, इतना सेकेंड की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो इसको आप लिखना चाहें तो 5 को बाहर ले लीजिए और सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। ये आप अपना कर लीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो 5√3 - 1 इतना सेकंड आया। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर होती है 1.73, है ना। अगर मैं सॉल्व करूँ तो भैया 1.73 - 1 × 5 इतना सेकंड आया है टाइम की वैल्यू। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लें। ये आंसर क्या नीचे अंदर क्या बचेगा, 0.73 × 5 करेंगे तो कितना टाइम आएगा, 15, ये 36 हो जाएगा, 3.65 सेकेंड आएगा। यानी कि आंसर क्या आया इस सवाल का भैया, 3.565 सेकेंड के बाद जो पाथ आप प्रोजेक्टाइल है उसका जो नेट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, सवाल का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने रिलेशन निकाल लिया कि भैया tan अल्फा से हमें क्या रिलेशन मिल सकता है, uy बराबर ux मिल सकता है, vy बराबर ux मिल गया। vy की वैल्यू ux की वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर करें, उसके बाद में हमको यहाँ से टाइम मिला, टाइम की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्लियर है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सवाल नंबर 4, इस लेक्चर का सवाल नंबर 4। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? ये अपने आप में बड़ा मज़ेदार सवाल है ना। इसका क्या फार्मूला होगा सर, कैसे करेंगे? तो एरिया आपसे पूछा है कि मान लीजिए ऐसे ऐसे बुलेट फायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ऐसे देखिए, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह का कुछ सर्कुलर एरिया बनेगा, इसका जो रेडियस होगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा, रेडियस जो होगा इस तरह के सर्कल का, हाफ सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा। तो ये रेडियस क्या आएगा, ये रेंज के बराबर हो जाएगा। रेंज का फार्मूला आपको पता है कितना होता है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले देखो, एक बुलेट ले लो, इधर फायर करो, इधर फायर करो, इधर फायर करो, इधर फायर करो, तो टोटल कितना एरिया ये कवर करेगा। बोल रहा है कि बुलेट कितने एरिया में तुम्हें मिलेंगे, तो बुलेट इतने एरिया में तुम्हें मिल सकते हैं, जो भी हमने पीछे बनाया है ना, बुलेट इतने एरिया में तुम्हें मिल सकते हैं भाई। क्लियर है, कैसे निकालोगे, रेंज का फार्मूला तुम्हें आता है, रेंज का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। जो आपको समझ में आए वो इम्प्लीमेंट कर लो, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ ए वेलोसिटी कितना दिया हुआ है जी, v। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, रेंज बराबर क्या है यार, रेंज बराबर क्या है, फार्मूला बताएंगे आप। रेंज बराबर क्या आएगा, 2ux uy/g आएगा, 2ux uy/g आएगा, 2ux/uy। तो यहाँ पे हमको आर मैक्स की वैल्यू में लगानी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 2ux uy/g, और इसका साइन के फॉर्म में हमने क्या दिया था भैया, 2 नहीं होगा, साइन के फॉर्म में अगर देखें तो फटाफट इसको हम लगा सकते हैं यहाँ से, देखिएगा u² sin 2θ/g, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, अगर ये आर मैक्सिमम चाहिए हमें, तो हमें sin 2θ की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए। sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। फॉर आर मैक्सिमम sin 2θ मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, हैं। 2θ बराबर हम बोल रहे हैं, अगर 90 हमारा आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2θ की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा बराबर क्या है, 2θ की वैल्यू क्या रखेंगे भैया, 90 डिग्री की रखेंगे। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यार, 90/2 हो जाएगा। आप यहाँ से लिखेंगे 45 डिग्री आएगा, क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। यानी कि फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, u²/g, बट u की वैल्यू सवाल में v दिया है, तो u की वैल्यू हम v रखेंगे,
मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हमारी आर मैक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, v²/g आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि मैक्सिमम व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट विल स्प्रेड। ये पूछा है आपसे, सवाल बहुत छोटा सा है। एरिया निकालना है तो एरिया की वैल्यू लिखेंगे पाई आर मैक्स का स्क्वायर, सिंपल, ये वैल्यू आएगा। तो रेडियस की वैल्यू अगर हम निकालना जान गए, सॉरी, रेडियस बराबर हो जाएगा आर मैक्स, ठीक है। सो आर पाई इंटू आर मैक्स की वैल्यू क्या है भैया, v²/g है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो मैक्सिमम एरिया क्या होगा भैया, मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू v⁴/g²। ये बहुत अच्छा सवाल था और छोटा भी था, जिसको आपको बस दिमाग में क्या लगाना था कि मैक्सिमम एरिया के लिए रेडियस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो, या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में बोला हूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोला है द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, यहाँ पे थोड़ा सा आई कैप जे कैप लगा देते हैं। यहाँ पे आएगा u बराबर 5i कैप प्लस 10 जे कैप दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो x एक्सिस और y एक्सिस पे आ रही है, इसको हम देख सकते हैं फटाफट कितना कैसे आया। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा एंगल पे फेंका है। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है भैया, u बराबर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 10 जे कैप। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में करेगा। देखिए इस डायरेक्शन में थीटा निकालना, आपको ux की वैल्यू अगर आपको लिखना हो तो आप लिखते हैं u cos थीटा, है ना, और uy की वैल्यू क्या लिखते हैं भैया, u sin थीटा, ये बराबर uy हो गया, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी बराबर आप लिखेंगे ux i कैप प्लस uy j कैप। आप जरा इस इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, इससे कंपेयर करिए, आपको समझ में आएगा कि भैया ux की वैल्यू 5 है और uy की वैल्यू 10 है। ux की वैल्यू 5 और uy की वैल्यू 10, ये uy है, ठीक है। सो tan थीटा अगर आपको निकालना हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो, तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप क्या दिमाग लगाएंगे tan थीटा में, या ux uy की वैल्यू मुझे लगता है निकालने की आवश्यकता है, हाँ रेंज में भी नहीं आएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है एक्चुअली इस सवाल में। कैसे, हमने आपको इसीलिए कंपोनेंट फॉर्म बताया कि चाहे जिस फॉर्मेट में दीजिए हम आंसर बता सकते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको यहाँ से ये समझ में आया ऑन कंपेरिजन बिटवीन 1 एंड 2, ux की वैल्यू आई है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड एंड uy की वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहला आप कैलकुलेशन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी वैल्यू होती है 2uy/g होता है बेटा। तो uy की वैल्यू क्या है, 10 है, सो 2 × 10 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 कंसीडर कर लीजिए, g बराबर 10 मान लीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सर क्या आ गई, 2 सेकेंड आ गया। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा और ये कंपैरिजन समझ में आया होगा, ठीक है। बी देख लेते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट पूछा है, क्या बोला है, हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फॉर सच काइंड ऑफ मोशन। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, uy² डिवाइडेड बाई 2g। सो एच मैक्स बराबर फार्मूला होता है uy² 2g। uy की वैल्यू क्या होती है यार, क्या दिया हुआ सवाल में, uy की वैल्यू 10², तो 10 का स्क्वायर हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 × g से, g की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे, तो 10 से एक 10 कट गया, और ये देखिए ऊपर लिखा है 10, नीचे है 2, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर, यानी कि मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा, 5 मीटर ऊपर जाएगा। सी, सवाल नंबर सी देखते हैं, रेंज के बारे में पूछ लिया है। रेंज का फार्मूला होता है ux × टाइम ऑफ फ्लाइट, ux × टाइम ऑफ फ्लाइट। ux की वैल्यू क्या है
5 है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है 2 सेकेंड, ux की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2 सेकेंड। तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, रेंज बराबर हमारा क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। आई होप ये लॉजिक और ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब देखिए इसीलिए मैंने ux और uy के टर्म में बोला था सारी बातें याद करने के लिए आपको। ये x है, ये मान लीजिए y है। सवाल में बेटा दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकल से 30 डिग्री बनाता हुआ फेंका है ना, 30 मीटर पर सेकंड से एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है बच्चों, और कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है, ये कुछ ऐसे फेंका आपने। ठीक है, ये कुछ आपने ऐसे फेंका है, यहाँ मान लो आपको गिरेगा। अब सवाल हमने देख लिया, बोला है फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द मोशन, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, इसको हम x कंपोनेंट y कंपोनेंट ले लें, या ऐसे बोले यार हॉरिजेंटल से, अगर ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजेंटल से हमारा 60 डिग्री बनाएगा, बात खत्म। 90 माइनस 30 कर देंगे तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसका हम कंपोनेंट लेंगे, एक x कंपोनेंट लेंगे बच्चों और एक y कंपोनेंट लेंगे, एक x कंपोनेंट लेंगे और एक y कंपोनेंट लेंगे। x कंपोनेंट कितना आएगा, u cos 60 डिग्री, y कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, u sin 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यार, u की वैल्यू 30 दिया हुआ है, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि x डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और y डायरेक्शन में यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे आप, तो आ जाएगा 30 इंटू √3/2, यहाँ से काटेंगे ये 15 आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना आया, 15√3 मीटर पर सेकंड से, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है 15√3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और 15 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या हॉरिजेंटली मोशन में है, हॉरिजेंटल मोशन में 15 मीटर पर सेकंड से। अब पहला मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एच मैक्स आपने पूछा है सर, ठीक है, एच मैक्स बराबर होता है uy² बाई क्या आएगा, 2g आएगा, g की वैल्यू 10 बोला है रखने के लिए, तो 15√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कर दीजिए बच्चा। तो ऊपर आंसर क्या आएगा, एच मैक्स बराबर 15√3 की वैल्यू क्या आ गई, 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 225, और √3 को स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना, देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, एक जीरो है तो यहाँ पे एक पॉइंट हटा सकते हैं, ये खत्म हो गया, यहाँ एक पॉइंट लगा दिए हमने, तो 22.5 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.25 आ जाएगा। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो गया, 1 कैरी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आ जाएगा 6 और 1 7 हो गया, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 3 तो इतना मीटर आ गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर है ना, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालना सीख गए आप। ठीक है, सेकंड क्या वो सवाल है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है भैया, 2uy/g। तो uy की वैल्यू क्या है 15√3 मीटर, g की वैल्यू 10 कंसिडर करेंगे, तो देखिए अगर हम 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, या ऐसे कर दीजिए, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 3, ये 30√3 था, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, यहाँ मत काटिए, इसको मत काटिए यहाँ पे, है ना। मुझे लगता है कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको स्लो करके देखिएगा भाई, धीरे धीरे देख लीजिएगा, कहीं इशू आएगा तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स।
ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप कैलकुलेट करिएगा, अगर कहीं लगे एरर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कितना आएगा, 3√3 सेकेंड हो गया, ठीक है ना, 3√3 सेकेंड हो गया। नाउ नेक्स्ट इन्होंने पूछा है बेटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना आएगा, यानी कि रेंज के बारे में पूछा है। तो रेंज का फार्मूला हमको पता है, रेंज बराबर होता है सर 2ux ui/g होता है बच्चों, 2ux × ui/g होता है। सो 2 × ux की वैल्यू कितनी है भैया 15 मीटर पर सेकेंड, ui की वैल्यू कितनी है 15√3 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे। क्लियर है ना। फिर से आप देखिए, अगर इसको 15 × 2 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 450, 450√3 डिवाइडेड बाई 10 करना है आपको, तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेंज वैल्यू कितनी आ गई, रेंज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45√3, ये मीटर आ गया, यानी कि 45√3 मीटर हमारा क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया। क्या आया है, रेंज। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा। बोला है 2 projectiles are thrown with different speeds at different angle so as to cover the same maximum height। देखिए सेम मैक्सिमम हाइट कवर करवाना चाह रहा है, अलग अलग वेलोसिटी या अलग अलग स्पीड से फेंक के, अलग अलग एंगल आप प्रोजेक्शन देके। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। यानी कि ऐसे बोला है, पहला प्रोजेक्टाइल देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे बोला है ना, ये u से फेंका तुमने, है ना, ये θ1 से फेंक दिया तुमने, तो बोला है मैक्सिमम हाइट तक जाने में मान लीजिए t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा सर, t1 टाइम लगा। दूसरा जो प्रोजेक्टाइल बोला है, फेंका है डिफरेंट स्पीड से फेंका है, सॉरी हाँ डिफरेंट स्पीड से फेंका है। यहाँ पे इसको हम ऐसा कर देते हैं, हम uv मानने वाले थे लेकिन u1 u2 मान लेते हैं, ठीक है। ये u1 है, ये u2 है, ये θ2 है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट इसका जो पहुंचा है ये t2 टाइम में पहुंचा। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सवाल फिर से पढ़ेंगे। 2 projectiles आर थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट एंगल सो टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट। यानी कि इन्होंने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू एच मैक्स मान लीजिए यहाँ भी आया, एच मैक्स बच्चों यहाँ भी आया, ठीक है ना। अब इसमें आपको टाइम का रेशियो इन्होंने पूछा है, तो बहुत सिंपल होता है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है जरा बताइए, एच मैक्स बराबर क्या होता है बताइए फटाफट, u/2 डिवाइडेड बाई, फिर से बोलिए u/2 डिवाइडेड बाई 2g होता है। क्या यहाँ से कोई रिलेशन आ सकता है टाइम में, देख लीजिए ध्यान से, क्या यहाँ से कोई रिलेशन आ सकता है, क्या आएगा मैक्सिमम हाइट के लिए, मतलब टाइम t1 t2 निकाल सकते हैं आप, जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे देखना है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जो भी आया डिफरेंट एंगल से फेंका गया था। क्या ये लगाना चाहिए सर, क्या नहीं लगाना चाहिए सर, क्या लगाना चाहिए या क्या नहीं लगाना चाहिए, क्या करना है आपको देख लीजिए। एच मैक्स इज इक्वल टू u/2 डिवाइड बाई 2g है, और यहाँ भी हम एच मैक्स बराबर लिखेंगे 2u/2 बाई 2g करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं 2g से एच मैक्स में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपत्ति होगी आपको। u/1² बराबर आ जाएगा एच मैक्स इंटू 2g आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा u/2 इज इक्वल टू एच मैक्स इंटू 2g आ जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से लिखेंगे हम लोग u/1² बराबर u/2² रखेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो हमारा क्या आ गया भैया u/1 इज इक्वल टू आएगा
u/2। अब यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो y कंपोनेंट है भैया, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखिए ध्यान से, इनिशियल कंपोनेंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इनिशियल कंपोनेंट इक्वल आ रहा है दोनों ही प्रोजेक्टाइल के केस में। क्लियर है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ने हमको ये वैल्यू दे दिया। अब हमको करना क्या है भैया, टाइम का रेशियो निकालना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। भाई देखो, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए हमको टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट चाहिए। तो इसको मान लो t1 है ना, और दूसरे प्रोजेक्टाइल में क्या है, इसको मान लो t2, टाइम ऑफ एसेंट t2 हो गया। क्लियर है? तो टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला अगर हम t1 के लिए लिखेंगे तो 2u/1/g लिखेंगे। सॉरी, टाइम ऑफ एसेंट बराबर u/g होता है। तो पहले वाले के लिए u/1/g लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए u/2/g लिखेंगे। अब दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया और इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इसको चौथा इक्वेशन हम बनाएंगे, फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाई 4 इक्वेशन कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ta1/ta2 बराबर हमारा आ जाएगा u/1/g डिवाइडेड बाई u/2/g। g से g कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया u/1/u/2। तो देखेंगे कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है भैया, ये दोनों बराबर है, यहाँ से हमको दिख रहा है ना। तो ये आ जाएगा 1:1। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1:1 आ गया। तो जो रेशियो आया है टाइम पीरियड, मतलब सॉरी टाइम ऑफ एसेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑफ एसेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर था इस सवाल के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यानी कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? सो आज की जो हमारी लर्निंग थी उसमें ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, है ना। ये किस तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, नेट वेलोसिटी कैसे आएगा, क्या सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम हाइट पे नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी का सिर्फ कंपोनेंट ux बचा रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हमने किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।